नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे 10th का सेकेंड चैप्टर है ये मैथ में, वो है पॉलिनोमियल। आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बहुपद। हमने पिछले क्लास में प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए थे। आप उसे प्रैक्टिस करें। यदि आपका कुछ हो उसमें डाउट है या कोई क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, वो आर डी शर्मा से हो या आर एस अग्रवाल हो या आपका NCERT हो, तो आप उस बुक का चैप्टर एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर हमें कमेंट में कर दें। मैं उसे एक बार समराइज करके 10 क्वेश्चन में एक दोबारा वीडियो बना दूंगा उस पर। ओके, बट आप प्रैक्टिस करते रहें। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, पॉलिनोमियल। ओके, देखो पॉलिनोमियल आप ये चैप्टर 9th में भी बच्चे पढ़े होंगे, समझ में। तो वहाँ पे आप इसके टर्म्स के बारे में पढ़े होंगे, एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये अलजेब्रा का पार्ट है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बीजगणित बोलते हैं, ठीक है। 9th का कुछ जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसको हम एक बार थोड़ा सा क्विक रिकॉल कर लेते हैं, क्विक रिवाइज कर लेते हैं 10 मिनट। उसके बाद फिर हम, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है भूल जाते हैं, फिर वो 9th के बुक उठाना पसंद नहीं करते, तो मैं उनको थोड़ा यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ। चलिए, सबसे पहले बात होता है पॉलिनोमियल क्या होता है, ये पॉलिनोमियल है क्या। देखो, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी। आपने जैसा कि पढ़ा होगा, पॉली मतलब मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ओके, बहुत, और टर्म्स का मतलब होता है पद, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं इसे बहुपद, हिंदी में पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल वर्ड तो ये समझ में आ गया कि इसमें जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। लेकिन उससे पहले हम ये पता करते हैं कि पॉलिनोमियल में, पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बचपन से पढ़ा होगा कि ये कोई स्क्वायर है। जैसे मैं यहाँ पे कोई स्क्वायर लेता हूँ, ये स्क्वायर है, ठीक है, या एक रेक्टेंगल है, ऐसे ले लिया हमने, एक रेक्टेंगल है। तो क्या मुझे, यदि हमें इसका साइड पता हो, एक्स पता हो, तो हम क्या जानते हैं कि एक स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक्स एक्स कर देंगे नहीं कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। यदि आपको एरिया पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, एरिया तो ये बताओगे ना आप। एरिया क्या बताओगे इसका, साइड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यदि मैं बोलूं कि इसकी लेंथ एक्स है और इसकी ब्रेथ वाई है, तो आप इसका एरिया क्या बताओगे। एरिया, ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या बताओगे आप, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। आपने क्या किया इसमें, आपने पूछा कि ऐसा क्यों हमने किया, आपने ऐसा पूछा कि ऐसा हमने क्यों किया। आपको टीचर, इतने दिन से आप पढ़ रहे होंगे कि एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। भाई एक्स का स्क्वायर क्यों कर देते हैं हम, ये क्या है, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स हमारा क्या है, व्हाट इज दिस, हमने क्या माना है एक्स को। देखो यहाँ पे वर्ड जो आता है ना, यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि ये स्क्वायर था, इसका एरिया आपको पूछा गया तो आप क्या करते हो, इसका स्क्वायर कर देते हो। क्यों भाई, क्योंकि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ सेम होता है। तो हम क्या करते हैं, एरिया को निकालने के लिए हम इसका मल्टीपल कर देंगे, तो इस एरिया को ये क्या करेगा, इस एरिया को बताएगा पूरा। यदि मैं आपसे पूछूं, अब आपको कुछ भी वैल्यू दे दे, एनी वैल्यू, यदि आपको बोले स्क्वायर का साइड 10 है तो बताओ एरिया कितना होगा, आप तुरंत इसमें पुट करोगे, समझ में। आपको यदि पूछे 4 है तो बताओ इसका एरिया क्या होगा, 16 बताओगे। 9 पूछे तो 81 बताओगे। यदि आपसे 11 दे दिया, साइड का स्क्वायर 11 है, तो आप बताओ इसका क्या होगा, तो 121 होगा। तो आपने क्या किया, आपने इसकी मल्टीपल नहीं करके, इसको मल्टीपल नहीं करके आपने क्या कर लिया, एक एक्सप्रेशन में इसको ढाल दिया। आपने क्या किया, इसको एक्सप्रेशन में डाल दिया। इसी तरह से इसकी बात करें तो इसमें भी हमने क्या कर लिया, इसमें एक हमने यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव किया और उसे क्या माना हमने। और बताओ, यदि ये एक्सप्रेशन नहीं होता तो हमारे लिए कितना टफ होता, सभी के लिए हमें वैल्यू क्या करना पड़ता, निकालना पड़ता, समझ में आया। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये सिर्फ ध्यान रखना है कि ये एरिया का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है एरिया का एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स इंटू वाई होता है। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो, एक्स और वाई कुछ भी हो, हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ में आया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो मैं जल्दी बताऊंगा। यहाँ पे इसे हम बोलते हैं वेरिएबल, समझ में आया, ये होता है वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, जैसा कि नाम से पता चला, वेरिएबल का मतलब ये वेरी करेगा। जस्ट हम इसे एक एक्सप्रेशन में ढालने के लिए हमने इसे मैथमेटिक्स में यूज लिया ताकि इसे एक फॉर्मुलेट कर पाएँ।
एक सुंदर सा एक्सप्रेशन लेके आए, समझ में? देखते हैं सुंदर सा एक्सप्रेशन होता है, उसको सब याद रखते हैं। इसी तरह से जब आपको एक सुंदर सा एक्सप्रेशन मिलेगा तभी तो याद रखोगे ना। यदि आपको बताया जाता कि डिफरेंट साइज के स्क्वायर के लिए आपको डिफरेंट याद रखना है तो कितना टफ हो जाता। तो इसलिए आपने एक सुंदर सा एक्सप्रेशन बना दिया, इसको बना दिया ना। इसी तरह से यदि मैं पूछूं इसकी पेरीमीटर बताओ, तो क्या बताओगे आप? पेरीमीटर क्या बताओगे? आपने पेरीमीटर का हम परिभाषा जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऑल साइड का सम क्या होता है? ऑल पेरिफेरियल सम क्या होता है? पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरिफेरियल का इसका जब हम सम करेंगे x प्लस एक्स क्या होगा? 4x होगा ना ये। तो अब हमें यदि कभी भी पूछेगा तो हम इसे सम अप नहीं करने जाएंगे सारे के सारे को, समझ? वो चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दे, हम सम अप नहीं करेंगे। हमें पता है कि हम इसे क्या कर दिया, एक एक्सप्रेशन में डाल दिया, समझ में आया? और यही एक्सप्रेशन दैट मीन्स हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये इसके साथ जो वेरिएबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को ही क्या हम बोलते हैं? एक वेरिएबल एक कांस्टेंट को ही हम एक्सप्रेशन नाम देते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है। सो आपको वेरिएबल और कांस्टेंट पता चल गया। वेरिएबल का मतलब जैसे कोई ABCD का नंबर, ठीक है, स्मॉल a b c ऐसे बनते हैं, या कोई XYZ आप ले सकते हैं। इसमें कुछ भी आप, इसमें से आपकी मर्जी है, बट एक अच्छा लगने के लिए आप, हम लोग क्या करते हैं, XY मानते हैं, Z मान लेते हैं, AB मान लेते हैं, कुछ आप अपनी मर्जी से कुछ भी आप वेरिएबल्स को मान सकते हैं। और कांस्टेंट तो फिर कांस्टेंट ही है, जितने भी नंबर हैं वो क्या है? कांस्टेंट है। सो अब हम आते हैं वर्ड पॉलिनोमियल पे, कि पॉलिनोमियल क्या होता है बताइए। तो पॉलिनोमियल, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जितने मैं इसका पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बताऊं आपको, तो ऑल एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैज ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। नॉन नेगेटिव मैं लिख देता हूं यहाँ से आपको दिख रहा है, ये दिख रहा होगा। एन अलजेब्रिक algebraic expression in which मैं जल्दी लिख रहा हूं, आप सिर्फ सुन के लिख लेना जो लोग लिख रहे हैं। द वेरिएबल involved has only नॉन नेगेटिव, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। ओके, ये इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ओके, अब देखो इसमें एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जो कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ हो, ये हमने समझा। इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व बोल रहा है, मतलब वेरिएबल इन्वॉल्व हो, हैज ओनली नॉन नेगेटिव पावर। अब देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ये मैंने नंबर सिस्टम में ऑलरेडी बता चुका है कि नंबर होता है ये जीरो क्या होता है? जीरो एक कंप्लीट नंबर होता है अपने आप में, पूर्ण संख्या होता है। अब इसमें से हम इधर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, इधर जाते हैं तो नॉन नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। यदि मैं नॉन नेगेटिव का बात कर रहा हूँ तो डेट मीन्स इधर से तो नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है, डेट मीन्स इससे इधर, तो डेट मीन्स हम नॉन नेगेटिव को और क्या बोल सकते हैं बताओ? होल नंबर भी तो बोल सकते हैं ना नॉन नेगेटिव को। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो से इस तरफ, और जीरो शामिल हो जाए तो उसको होल नंबर बोलते हैं। तो मतलब ये कहने का मतलब कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन में ये आ रहा है कि वेरिएबल्स पे क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स पे पावर होना चाहिए एक होल नंबर, ठीक है, इंटीजर पावर होना चाहिए। और वो इंटीजर पावर जो कैसा होना चाहिए? होल नंबर, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। सो आप इतना तक समझे, इसका डेफिनेशन समझ गए। तो क्या और हमने इसके टर्म्स के बारे में बता दिया पहले कि मेनी और पॉलिनोमियल। अब मेनी में भी क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे कि क्या ये मेनी का मतलब क्या इन्फिनाइट लिख सकते हैं? क्या मैं लिख दूं कि पॉलिनोमियल के टर्म जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं? क्या ये कहना सही होगा? नो। आप यहां पे क्या लिखोगे? टर्म्स जो होते हैं ना, टर्म्स क्या होते हैं? फाइनाइट। टर्म्स क्या होते हैं? फाइनाइट। मेनी का मतलब ये नहीं कि आप बोल दो कि इनफाइनाइट टर्म्स होंगे पॉलिनोमियल में, नहीं, फाइनाइट टर्म्स होंगे। भाई इनफाइनाइट होगा तो फिर उसका सॉल्यूशन कहां से निकालोगे आप? और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर वो किस बात का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? समझ में आया? सो अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। तो पॉलिनोमियल जो वर्ड है
इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब इसके जो क्लासिफिकेशन है वो दो बेसिस पे किया गया है पॉलिनोमियल। मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। देखो, एक तो किया गया है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, और एक किया गया है डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। या अभी आप पावर के बेसिस पे समझो मतलब इसको आप इस तरह से भी समझो। डिग्री डिग्री तो आपको पता होगा, तो डिग्री के हिसाब से ही मान लेते हैं, या पावर भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिग्री के बेसिस पे या नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस से, ठीक है। सो या इसको डिग्री वाइज लिख लो, डिग्री वाइज। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने पढ़ा है कि यदि कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म्स हो, वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल या मोनोनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों सेम है। मोनोमियल बोलो या मोनोनोमियल, ठीक। यदि दो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, बाइनोमियल। सो मैं इसे जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपको पता होगा। तीन वाले को ट्राई बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हो गया। अब है डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन। तो डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन में पॉलिनोमियल का सबसे पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है सेकेंड लीनियर, जिसे हम बोलते हैं नेक्स्ट लीनियर। थर्ड क्वाड्रेटिक आप लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक। ओके, फिर नेक्स्ट आता है, आपको पता होगा, क्यूबिक, ठीक है। फिर हम आगे नेक्स्ट 4 आता है पावर, यदि 4 डिग्री 4 हो जाता है, मतलब डिग्री का मतलब मैं बता दूं सिर्फ सिंपली भाषा में आप समझो। डिग्री का मतलब कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें मैक्सिमम पावर क्या है, वो डिग्री कहलाता है, बस, ठीक है। जितने भी एक्सप्रेशन उसमें है ना, जितने भी एक्सप्रेशन है वो डिग्री के लिए। जैसे मैं बोलूँ 3x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक। तो इसमें देखो 3 एक्सप्रेशन है, तीन टर्म्स है, इसमें सबसे मैक्सिमम पावर किसका है? x के पावर 2 है। तो डेट मीन्स ये इस इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन का, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब देखो, ये तो इंडिविजुअल जब कहलाएगा ना, इसको हम बोलेंगे एक एक्सप्रेशन, ये टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। और जब बहुत सारे टर्म्स मिलते हैं तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देता है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह से यदि डिग्री 0 होगा तो उसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या इसी को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको बोलते हैं जीरो। देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जीरो में इसी में आता है, आप बोल सकते हो, लेकिन मैं इसका अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर आपको क्लियर होगा। और इसको नेक्स्ट आगे जैसे पावर डिग्री 4 होता है तो उसे हम बोलने लग जाते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस तरह से लिखते हैं इसे, ठीक है। तो हमारे तो क्यूबिक तक हम पढ़ेंगे इस हमारे चैप्टर में। सो देखो, अब हम क्या बता रहे थे, मैं कुछ आपसे कुछ बोलता हूँ कि मैं आपको कुछ एक्सप्रेशन देता हूँ, आप बताना क्या ये x² है, ये एक पॉलिनोमियल में आएगा? हाँ आएगा। कौन सा पॉलिनोमियल होगा? तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। कौन सा? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। इस तरह से आप पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वन वेरिएबल जिसमें, जैसे मैं बोलूँ कि बताओ भैया 5x² प्लस 2, 5x² प्लस 2 ये क्या है? ये एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल का मतलब 5x प्लस 3y, ठीक है। या इसे आप यदि नंबर ऑफ टर्म्स के देखो तो बाइनोमियल भी बोल सकते हैं। तो आप इसे क्लासिफिकेशन आप समझ सकते हैं, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। अब मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि बताओ 5 है या 2x है या मैं बोलूँ 4x² है, ठीक है, 3x की पावर q प्लस 5 है, √2y प्लस 3 है। ये सब टर्म्स हमने लिया। अब इसमें से मैं पूछ रहा हूँ आपको कि इसे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये सब एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल है। अब देखो, ये तो है क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा है पॉलिनोमियल का, कि जिस पे पावर क्या हो, एक होल नंबर हो, तो देखो इसमें y की पावर क्या 1 है, होल नंबर है ना। अरे √2 तो इसका कोफिशिएंट है, इससे कंफ्यूज नहीं करना। √2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स, √2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। हमें पावर देखना है। इस पे क्या है? इस पे वेरिएबल एक होल नंबर है, हाँ है। इसके वेरिएबल्स पे कितने होल नंबर है? इसके वेरिएबल पे भी होल नंबर है। इसमें क्या है? इसका क्या है? ये 5 क्या है बताओ?
5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 5 एक कांस्टेंट कैसे? अरे 5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 वैल्यू क्या देगा 1, तो x की पावर 0 लिख देगा, वैल्यू 1 देगा, तो फिर हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि इसमें भी वेरिएबल पावर क्या है 0 है, और 0 तो हमने देखा है कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर 0 तो इज अ फैमिली ऑफ होल नंबर। समझ में आया? तो इसका मतलब ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल के टर्म्स में आता है, उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में? अब मैं कुछ और आपसे पूछता हूँ, आप बताना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्या है, बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x में पूछूं तो क्या है ये अलजेब्रिक, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इसे ऐसे करके लिखोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x के इनवर्स, क्योंकि 1/x को x इनवर्स, और हमने क्या देखा है कि होल नंबर होना चाहिए, तो ये तो नेगेटिव टर्म्स आ गए। दैट मीन्स ये एक क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या √x 1/√x होगा? नहीं होगा। ठीक। क्या √5, हाँ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, क्या √5 एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है? क्या है √5 एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों है भाई? क्योंकि √5 तो एक कांस्टेंट है, और वेरिएबल्स तो इसके ऊपर x की पावर 0 लगेगा ना, वेरिएबल्स तो x की पावर 0 लगेगा। दैट मीन्स √5 है। ठीक है, आप इसको इससे कंफ्यूज होकर मत लिख देना कि भाई ये तो नहीं है, क्योंकि इस पर पावर हाफ जाएगा, क्योंकि रूट जब ओपन करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो पावर क्या जाता है, हाफ जाता है। और ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है भैया, बताइए, ये क्यों नहीं है? तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इसे ब्रेक कर इसे रूट को हटाते हो, तो हमें पता है कि जब रूट हटाते हैं तो पावर कितना जाता है, हाफ पे जाता है। समझ में है? तो जब हाफ जाएगा तो इसका मतलब हाफ तो क्या हो गया, हाफ एक रियल नंबर है लेकिन होल नंबर में तो नहीं है। हाफ मतलब पॉइंट में आया, डेसिमल में आएगा, डेसिमल तो रियल नंबर है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने तो पढ़ा है होल नंबर, तो डेट मीन्स ये भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक इतना तो समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं बात करूँ जीरो का, बात यहाँ आके अटकता है कि जीरो को मैं क्या बोलूँ, जीरो को क्या बोले। देखो इसको जो है ना, इसको हम कांस्टेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, बट रादर देन कि इसे हम कांस्टेंट वेरिएबल बोलें, इससे अच्छा होगा कि हम इसे जीरो पॉलिनोमियल बोलें। क्या बोले हम इसे, जीरो पॉलिनोमियल। और ऐसा क्यों बोलें, कांस्टेंट क्यों नहीं बोलें, इसके लिए हम आपको अभी क्लियरिफिकेशन देते हैं कि इसे हम क्यों ऐसा बोलेंगे। सो जीरो को हम एक जीरो पॉलिनोमियल ही बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, उसका डिग्री कितना होगा, जीरो होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे होगा, जीरो होगा। मतलब यदि कोई वेरिएबल है ए, ठीक है, यदि कोई वेरिएबल है, मान लिया जाए आपको डिग्री इसका कितना हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू जीरो। समझ में? डिग्री इक्वल टू जीरो। तो यदि मैं आपको पूछा जाए जैसे 5 है, 5 मान लेते हैं 5, तो 5 में डिग्री कितना है, जीरो है। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो जितने भी कांस्टेंट है उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि उसका डिग्री हमेशा क्या होता है, जीरो। समझ में? लिनियर में क्या होगा, डिग्री क्या होगा, 1 होगा। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, डिग्री 2 होगा। क्यूबिक में क्या होगा, डिग्री 3 होगा। एंड बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होगा। तो इस तरह से होगा। लेकिन क्या हम इसको, जैसे मैं अब जीरो पे बात कर रहे थे, हम जीरो पे हमारा बात चल रहा था कि जीरो को, सो देखो जीरो है तो जीरो को तो हम जीरो इंटू एक्स की पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ। अरे लिख देंगे तो हम तो ये बोल देंगे कि सर जीरो, यहाँ तो डिग्री 0 है इसलिए हम इसे कांस्टेंट बोल सकते हैं। यहाँ डिग्री 0 है इसलिए हम इसे कांस्टेंट बोल दिए। समझ में आया? लेकिन समझ में आया इससे इतना। लेकिन मैं ये बोलूँ कि 0 है तो मैं एक्स की पावर 1 भी तो रख सकता हूँ इसको, क्योंकि भैया हमने, ठीक है आपने बोला कि 0 को 1 से मल्टीपल करोगे तो 0 होगा। समझ में? लेकिन मैं ये बोलूँ कि 0 में x की पावर से 1 के मल्टीपल करो, या x के पावर 2 से मल्टीपल करो, या आप 0 में x की पावर 3 से मल्टीपल करो, कितना भी करो, ये तो फाइनली मान लिया x की पावर यहाँ पे 1 है तो x हमारा 2 है, तो आपको कुछ भी वैल्यू x का डालो, 2 डालो, 3 डालो, 5 डालो, कुछ भी डालो, 10 10 डालो, आपको 0 ही मिलने वाला है, क्योंकि मल्टीपल में 0 है। तो डेट मीन्स यहाँ तो हम ये बोल सकते हैं ना कि आपने तो बोला था जिसका डिग्री 0 होगा उसको कांस्टेंट बोलेंगे, और ऐसा होता ही है। जितने भी कांस्टेंट हैं, 4 लो, 3 लो, 6 लो, 9 हो, ये सब का डिग्री क्या है, 0 है। सबके डिग्री क्या है, 0 है। समझ में आया?
लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो के टर्म्स में क्या देख रहे हैं, इसकी डिग्री तो 1 भी हो सकता है, इसकी डिग्री 2 भी हो सकता है, इसकी डिग्री तो 3 भी हो सकता है, इसकी डिग्री तो 5 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है इसकी डिग्री। तो डेट मीन्स हम यहाँ से एक चीज़ बोले कि भाई जीरो क्या है ना, जीरो को हम ऐसे ही बोलो जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम, जीरो पॉलिनोमियल। समझ में आया, हम जीरो को क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। सो जीरो पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफिनिट। ठीक है, डेफिनेट नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है इसका। तो इसीलिए इसे हम जीरो पॉलिनोमियल नाम देंगे अलग से। ठीक है, वैसे ये कांस्टेंट है लेकिन इसको जीरो पॉलिनोमियल डालेंगे क्योंकि इसकी डिग्री कोई फिक्स ही नहीं है। समझ में आया। सो ये तो था हमारा थोड़ा क्विक रिवीजन, ज़्यादा टाइम ले लिया समझाने में, क्या करें समझाने में टाइम लग ही जाता है। सो अब हम ओके, सो एक बात यहाँ ध्यान रखना, देखो जीरो पॉलिनोमियल को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से कंफ्यूज नहीं करना है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो अभी हम देखेंगे आगे क्या होता है। तो इसको इससे ये अलग चीज़ है क्योंकि ये एक क्या होता है, ये किसी एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, किसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और जीरो पॉलिनोमियल तो हम जीरो को बोलते ही हैं। समझ में आया, तो इसको आप कंफ्यूज नहीं करना। अब हाँ, एक बात कही आपको, जो हमने अभी पढ़ा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है। तो ये जो होते हैं ये इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने, कांस्टेंट में कितने हो सकते हैं बताओ। एक टर्म्स होंगे, 5 6 ऐसे एक टर्म्स होगा। टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पूछो तो क्या होगा, एक होगा। लीनियर में कितना होगा बताइए, लीनियर में 2 होंगे। लीनियर में कितना होगा, लीनियर में होगा 2। कैसे, इसको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे ही होगा ना, ax प्लस b, ऐसे तो लिख सकते हैं इसे। और ऐसे ही लिखेंगे ना इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं एग्जांपल बोलूँ, जैसे आपको लिखा मैंने 5x प्लस 3, आपको बच्चा बोलेगा कि सर इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि प्लस का 5 भी बोल सकते हैं। अरे तो जुड़ के तो फिर वापस यही हो जाएगा, प्लस का 7x और दे सकते हैं। अरे वो वापस में क्या हो जाएगा, वापस फिर ये एडअप हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2। ठीक, क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का जो जनरल इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही हो सकता। समझे। क्यूबिक का क्या होगा भैया बताइए, क्यूबिक का क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी, लिख लेना आप क्यूबिक का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। समझ में। सो इस तरह से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने हमारा जो चैप्टर है उस पे आते हैं। ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया, इसका अभी ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा फिर आगे का चैप्टर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता तो समझ नहीं आता। इससे अच्छा है कि मैं 20 मिनट इस पर खर्च कर दूं ताकि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो पाए। अब हम बात करते हैं अपने काम की बात को कि देखो मैंने सब डिस्कशन तो कर लिया। अब हम आते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, और हम उसके बाद आएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में। मैं एक एक्सप्रेशन के साथ स्टार्ट करता हूँ आपको कि देखो मैं एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पे कि आपको जब भी आपको ये दिया रहेगा ना इस तरह से कोई क्वेश्चंस, जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 1 है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ये एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे मैं किसी के इक्वल कर देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, एक फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, फंक्शन। जैसे मैं इसे लिखते हैं ऐसे इस तरह से px, और ये इसे हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, p फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब ये x का फंक्शन है, इसमें x का एक्सप्रेशन है, इसमें x के वैल्यू डालने पे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको फाइंड आउट होते जाएगा। इसे हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। या इसी px को हम क्या बोलते हैं, y। इसी हम px को क्या बोलते हैं, y। क्यों भाई, क्योंकि जब आप नंबर सिस्टम पे ग्राफ पे जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखे होंगे कि जब x का वैल्यू देते हैं तो y मिलता है। तो ये इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको px मिलेगा, और ये px क्या देता है, y तो ही देता है ना वैल्यू। जब x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट होगा कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो y पे ग्राफ पे जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है px को हम क्या बोलते हैं, y इक्वल टू y। समझे।
तो ये क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया। ये क्या हो गया, ये एक इक्वेशन बन जाता है। जब किसी के एक्सप्रेशन को इक्वल टू पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाता है। और इक्वेशन कब बनता है, जब इसकी वैल्यू जीरो मतलब कांस्टेंट हो जाए, कुछ भी हो, तो उसे हम इक्वेशन बोलेंगे। तो अब देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये होता है कि किसी भी एक्सप्रेशंस का, पॉलिनोमियल का क्या होना कि उस वो वैल्यू जिस पे ये y क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जिस पे वो वैल्यू x की ऐसी वैल्यू जिस पे ये y जीरो हो जाए, मतलब px जीरो हो जाए, ठीक है, ये पूरी फंक्शन जीरो हो जाए, उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। समझ में आया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4। अब यदि मैं पूछूं कि बताइए एट x पे क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 1 पे क्या होगा, एट x इक्वल टू माइनस 1 पे क्या होगा, क्या फाइंड आउट। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसमें वैल्यू पुट करते हैं -1, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का 4 है। तो ये देख रहे हैं, ये 3 + 1 0, ये जीरो वैल्यू देगा। क्या देगा, ये जीरो देगा। तो डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि -1 क्या है, -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि जैसे ही -1 हमने दिया तो हमें हमारा y क्या हो गया, जीरो आ गया। y हमारा क्या निकल गया, जीरो निकल गया। अब इसी तरह से मैं इसमें p की वैल्यू 4 रख दूं। यदि मैं 4 रख दूं तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस का 3 × 4 और माइनस का 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16, और इसमें से 12 जाएगा, तो 16 में से 12 गया तो अगेन 4 आएगा, फिर 4 से 4 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1 and 4 इज द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर क्या है, 2 है। तो हम ये बोल सकते हैं 1 and 4 इज द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया, समझ में। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक का जो पॉलिनोमियल है उसका 1 और क्या है 4 है, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक, मतलब 1 और 4 वो वैल्यू है जिसपे कि इक्वेशंस को क्या कर देगा, ये सेटिस्फाइड कर देगा। जिसपे कि क्या करेगा, इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर देगा, मतलब इसकी सॉल्यूशन निकल के आएगा। देखो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट आउट करो, आपका वैल्यू y तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अरे भाई तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना अपने को, लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है एक्स, है ना, हमें फाइंड आउट करना है एक्स, ठीक है। मैं यदि आपको कोई एक वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं ले लिया y इक्वल टू 3x + 2, ठीक है। अब आप इसमें x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, आपको y देखो फाइंड आउट होगा, y फाइंड आउट होगा, कुछ भी वैल्यू पुट करो x y 1 2 3 4 5। लेकिन बात यहाँ ये आता है कि हमें तो क्या करना है, इस इक्वेशंस का ये लीनियर है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हमें बताइए। तो सॉल्यूशन तो हमें तब बताएंगे ना जो हमारा x का वैल्यू होगा वही तो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या होता है पहले बताओ, वो वैल्यू जो क्या करेगा, जो इक्वेशंस को, एक्सप्रेशंस को सेटिस्फाइड कर दे, जो इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाइड कर दे। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू तो तभी निकलेगा ना जब हमारा y क्या होगा, जीरो होगा। y हमारा क्या होगा, जीरो होगा, समझ। और y किस पे जीरो होगा, y उसी पे जीरो हो सकता है जब x की वैल्यू वो वैल्यू हो जो इस तरफ भी जीरो कर दे, ठीक है। और जब इस तरफ जीरो कर देगा तो डेट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जीरो इस तरफ भी, जीरो इस तरफ, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड। डेट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। समझ में आया। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि वो वैल्यू जिस पे क्या हो, y की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, y की वैल्यू जीरो हो जाए। समझ में आया, ओके। अब देखो आपने 9th में ये चीज़ पढ़ा होगा कि जैसे मैं आपको ये लीनियर का बात कर रहे थे ना, लीनियर का, तो मैं लीनियर ही लेता हूँ। मैंने ले लिया px इक्वल टू ax + b, ठीक है, ax + b। अब मैं बोलूं कि इफ k इज द जीरो, मतलब k, तो k यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को मान लेता हूँ कि ऐसे लिख लेते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या इसे कोई नाम तो देना ही पड़ेगा ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बार बार कितना लिखेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मान लेते हैं k। तो यदि आपको इक्वेशन में दिया गया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसका जीरो है, मतलब k इसका जीरो है, इस एक्सप्रेशंस का, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ये जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकला, इसका मतलब यहाँ से हमें ये निकला कि
यहाँ से हमें ये निकला क्या कि जब इसमें 0 आप पुट करोगे तो क्या होगा, ax प्लस बी, ax प्लस बी होगा। अरे यही होगा ना। अब इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो गया तो इसका मतलब इसके इक्वल कर दिया हमने, सिंपल। सो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, v का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी क्या है, कांस्टेंट, माइनस बी क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म, ठीक। और ये क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट टर्म, ठीक है, ये है कोफिशिएंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। तो डेट मीन्स इसे हम क्या बोलते हैं, ये कहलाएगा कि जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाना। और जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल का मतलब एक्स की वो वैल्यू जिस पे क्या हो जाए, ये कंप्लीट 0 हो जाए, समझे। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल इज रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट। जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल ये क्या होता है, रिलेटेड टू द कोफिशिएंट, ठीक है। सो हम क्या इसी तरह से क्वाड्रेटिक के लिए भी लिख सकते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं, लिखते हैं। लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने अब कोई एक्सप्रेशन ले लिया पोलिनोमियल के फॉर्म, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हम जब लेंगे तो उससे देखो क्वाड्रेटिक में आगे बताऊंगा, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दी जीरोज पोलिनोमियल, ठीक है। फिर हम क्वाड्रेटिक पे आएंगे, ठीक है, फिर आएंगे क्यूबिक पे। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मैं हेडिंग डालता हूँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल, समझ में आया, जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, आखिर इसका ज्योमेट्री में क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है, क्या बता रहा है ये जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल। इसको हम ग्राफ पे थोड़ा समझते हैं, ठीक है, ग्राफ पे थोड़ा हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ग्राफ ले लेते हैं, एक कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे अभी लीनियर की बात करें तो लीनियर ही हम ले लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस बी, इसको पी एक्स भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स। सो मैं इसको एग्जाम्पल पे लेता हूँ। जैसे ये एक आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि ये एक्सप्रेशन क्या बताता है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन है या नहीं है, बताओ, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन है। जब आप इसको ग्राफ पे बनाते तो एक स्ट्रेट लाइन देता है। जैसे मैं इसके इसी के तौर पे लेता हूँ, y इक्वल टू 2x प्लस 3 ले लिया, y इक्वल टू 2x प्लस 3 ले लिया। तो ये जब इसका ड्रॉ करोगे, जब इस पर आप ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ बनेगा। और ग्राफ बनाने के लिए आपको 9th में पढ़ा होगा, मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इधर y रख देते हैं, इधर x रख देते हैं, ठीक है, या ऊपर लिख लो x या नीचे y लिख लो, नो प्रॉब्लम। और x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और y को फाइंड आउट कर करके लिखते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, क्वाड्रेंट पे मतलब ग्राफ पे मैच कराते हैं, XY ग्राफ पे, समझ में। तो इसकी जब मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे यदि -2 रखता हूँ x की वैल्यू, तो आपका y क्या मिलेगा, -2, तो मतलब 4 हो जाएगा, उसमें से -1 होगा, ठीक है। जब मैं 2 लूँगा तो ये 7 आएगा, समझ में आया, 7 आएगा। यदि मैं इसी के बेसिस पे मैं यदि बनाता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ये 2 पॉइंट को लेते हुए, तो इधर देखो ये x होता है, ये y होता है, और ये नेगेटिव x और ये नेगेटिव y। तो जब ये होता है ओरिजिन 0 0, जब आपका x, और जब भी पॉइंट्स को लिखते हैं कोऑर्डिनेट पे तो ऐसे लिखा जाता है, पहले x वाला वैल्यू आता है, फिर y वाला आता है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन है, ये आप जानते भी होंगे। सो देखो x और y है, x हमारा -2 है, तो -2 का मतलब इस तरफ रहा होगा, -2, ठीक, -2, और ये और y कितना है, -1 है, माइनस का 1 है y। तो डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि -1 का मतलब इधर होगा, तो मतलब ये लाइन इधर और ये लाइन इधर, ऐसे तो पॉइंट को मिलाते हैं ना, तो ये पॉइंट रहा होगा, समझ में। अब ये पॉइंट रहा होगा। अब इसके बाद हम आते हैं x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 7 है, y इक्वल टू 7 इधर कहीं रहा होगा, ऐसा रहा होगा, समझ में आया। सो डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब इसे आप मिलाते हो, मैं यहाँ तो रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जब आप इसे मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना, समझ में, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ये किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है। सो अब आप देख रहे हैं कि आपका हमें क्या देखना है, हमें तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देखना है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या,
पी एक्स इक्वल टू 0, या इसको कह सकते हैं वाई इक्वल टू 0। यही तो होता है ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि एक्स की वो वैल्यू जिस पे वाई 0 हो जाए। तो y तो 0 कहाँ हो सकता है, y तो x पे y हमेशा 0 होता है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 ही होगा ना x पे। या आप मैं पूछूं y पे जो वैल्यू होगा वो इस पे तो y वेरी करेगा, इधर 7 होगा, फिर 6 3 4 ऐसे आएगा, लेकिन 0 क्या वेरी करेगा, 0 तो सॉरी 0 को बोल रहा हूँ, x की वैल्यू इस पे वेरी करेगा क्या, नहीं करेगा, ये 0 होगा। तो डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि x पे जितनी भी वैल्यू होती है वो उस पे x एक्सिस पे उस पे y क्या होता है, 0 होता है। और हमें यही तो चाहिए होता है कि वो पॉइंट पता करो जहाँ पे जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया है वो x को कहाँ पे कट कर रहा है, क्योंकि x को जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे तो ऑटोमेटिक है कि y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहना है, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, ठीक है। और उस y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x का जो वैल्यू होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दें कि ये यहाँ पे 1.5 आएगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट हम जब लिखेंगे तो ये आएगा -3/2 और 0, -3/2 और 0। समझ में आया, या नहीं आया? ओके, सो ये हमारा कोऑर्डिनेट कितना था, -2 और 1, ठीक है। और इस ये -2 और -1, सॉरी ये 2 और 7 था। अब देखो 0 कहाँ पे आपको मिला, y0 कहाँ मिला, इस पॉइंट पे, क्योंकि x पे ये लाइन क्या है, ये लाइन किसका एक्सप्रेशन है, ये लाइन है y इक्वल टू 2x + 3 का। समझ में? सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमें क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। ये पॉइंट हमें क्या देगा, सॉल्यूशन देगा, क्योंकि ये ग्राफ तो इस लाइन को भी यहाँ कट कर रहा है। और ये जब यहाँ पे जब प्रॉपर ग्राफ पे बनाओगे तो ये कोऑर्डिनेट आपको मिलने वाला है 0 और 3, 0 और 3, ठीक है। ये क्या मिलने वाला है आपको, 0 और 3। लेकिन क्या यहाँ पे, यहाँ तो क्या हो गया, ये तो x0 हो गया, ये जो कोऑर्डिनेट है ये तो x0 हो गया यहाँ पे। समझ में? जब आपका x0 हो गया, अब जब आप x0 करोगे फिर तो आपका y तो 0 होने से रहा, फिर तो y का वैल्यू 3 आएगा। लेकिन हमें तो जीरो जो पॉलिनोमियल बोलता है कि वो x की वो वैल्यू जिस पे y 0 हो जाए। तो अब आप इस पे देखो हमने क्या निकाला, -3/2। अब -3/2 इसमें इस इक्वेशन में पुट करो तो y इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 3/2, 2 से 2 कैंसिल और प्लस का 3 आएगा, तो -2 से 2 कैंसिल और -3 से 3 मतलब 0 आ गया। समझ में? तो y इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि x यही वैल्यू, x इस इक्वेशंस में, इस एक्सप्रेशन में x की यही वैल्यू पॉसिबल है जिसपे कि क्या हो, ये 0 हो जाए, y की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ में आया? तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इक्वेशंस को क्या कर दिया, ये सेटिस्फाइड कर गया। ओके, हम यहाँ से हमारा क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकला, हमने ज्योमेट्रिक ग्राफ से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और कुछ नहीं होता है, जितनी बार कोई ग्राफ x को कितनी बार कट कर रहा है वही कहलाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक बार कट किया, एक ही बार ना कट किया ग्राफ, तो ये एक हमें मिल गया। तो यहाँ से एक चीज और सीखा हमने कि जितनी डिग्री होती है उतनी ही वैल्यू उसकी पॉसिबल होता है। इसका डिग्री कितना था, इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना था, 1। दैट मीन्स इसकी एक ही सॉल्यूशन होगा, मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना है इसका, एक होगा। हो सकता है इसका कोई और सॉल्यूशन ना हो, सॉल्यूशन 0 भी हो सकता है इसका, मतलब 0 का मतलब ये 0 नहीं, कहने का मतलब इसकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। x की वैल्यू 1 से मतलब कि एक है, मतलब वैल्यू कोई क्या कन्फ्यूजन में समझ लेगा कि सर एक से वैल्यू, मेरा कहने का मतलब कि एक मतलब एक हो टर्म्स, एक वैल्यू से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और वो एक वैल्यू क्या होगा, -3/2 ही एक वैल्यू पॉसिबल है जिसको कि इस इक्वेशंस को 0 कर सकता है, अदरवाइज और इससे ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता है। समझ में? जैसे मैं बात करूं कि देखो ये मैंने ले लिया y इक्वल टू 3x, मैं कन्फ्यूजन आपको यहाँ दूर करता हूँ कि मैंने ले लिया y इक्वल टू 3x। अब आप इसको ग्राफ पे बनाओ तो y इक्वल टू 3x, आपको ये कहाँ से पास होते हुए नजर आएगा, आपको ये कहाँ से पास होगा, इसकी जब ग्राफ बनाओगे ना तो जब भी ये कांस्टेंट वाला पर टर्म 0 आ जाता है ना, 0 हो जाता है, नहीं होता है, तो ये y इक्वल टू x वाली जो ग्राफ होता है ये ओरिजिन से पास होता है, ये ओरिजिन से पास होगा। आप इसका बना के देखना, ओरिजिन से पास होगा। तो डेट मीन्स x को कहाँ पे ये कट कर रहा है, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू 3x, ये कहाँ कट कर रहा है,
तो 0 और 0 पे कट कर रहा है, 0 और 0 पे कट कर रहा है। तो डेट मीन्स x की सिर्फ और सिर्फ क्या है, x का मान यही सिर्फ एक पॉसिबल है जिसपे कि मतलब 0 ही एक पॉसिबल है जिसपे कि ये y को 0 कर सकता है, अदरवाइज और कहीं भी कोई वैल्यू ऐसा पॉसिबल नहीं जिसपे कि y 0 हो जाए, जिसपे y 0 हो जाए। समझ में आया? अरे समझ में आया या नहीं आया बताओ। और हम क्या जानते हैं कि हमारा कोई भी इक्वेशंस का सॉल्यूशन वही होता है जो क्या करे, इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करे। तो आप यदि मैं यहाँ पे देखो ये वैल्यू यदि मान लेता हूँ, मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, x की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो y हमें क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। इसमें y हमें क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। तो आपने x की वैल्यू क्या लिया, 1 लिया, आपको y 3 मिला, समझ में। लेकिन क्या यहाँ पे इक्वेशंस को दोनों को सेटिस्फाइड कर पाया, नहीं। लेकिन 0 जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे तो देखो y भी कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और x जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, डेट मीन 0 इक्वल टू 0, मतलब ये ही हमारा क्या है, यही एक वैल्यू पॉसिबल है जिसपे कि क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड करेगा। डेट मीन्स इस एक्सप्रेशन का एक ही वैल्यू पॉसिबल है जिसपे कि y 0 हो जाए। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अब मैं इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेके समझाता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे होगा। अब जैसा कि बात आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आप एक्सप्रेशन क्या लिखते हो, एक ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी, यही लिखाता है ना एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी पॉसिबल है, इस पर डिग्री तो 2 है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी पॉसिबल है। इसका वैल्यू जितने डिग्री होते हैं उतना ही मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होता है। तो मैं डेट मीन्स इस इक्वेशन का हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ना निकले, कोई सॉल्यूशन ना निकले, या एक सॉल्यूशन हो या 2 सॉल्यूशन हो। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझो कि जितने डिग्री होते हैं ना तो मैक्सिमम उतना ही सॉल्यूशन होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है, उससे कम हो सकता है। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि डिग्री 2 है तो दो सॉल्यूशन इसका होना जरूरी है या हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उससे कम भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, हम अभी देखेंगे आगे, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। इस तरह से क्यूबिक है, तो क्यूबिक में तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स, जब क्वाड्रेटिक का हमने पढ़ाया था तो उसमें कितने आए थे, नंबर ऑफ टर्म 3 होते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म एक एक ज़्यादा होते जाते हैं डिग्री से, और वैल्यू कितने होते हैं, जितने डिग्री होते हैं उतना ही वैल्यू होता है। समझ में आया? सो अब देखो मैं एक एक्सप्रेशन और लेता हूँ आपके सामने और फिर मैं इसे बताऊँगा। यहाँ से दिख रहा है आपको, यस। मैं y इक्वल टू ले लेता हूँ x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x माइनस का 4। समझ में आया? ये आपको सारे एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएंगे, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठाता हूँ ताकि बच्चे जब रिवाइज करें तो उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, उनको जब वो एनसीईआरटी को पढ़ें तो उनको पूरी कंप्लीट समझ में आए। ठीक, मैं चाहूँ तो यहाँ पे 5 या 6 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, आप भी ले सकते हो, ठीक। बट मैं एनसीईआरटी से ज़्यादा एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि आपको अल्टीमेटली एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि बुक तो बिना पढ़े थोड़ी ना आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सो इसलिए मैं उससे ज़्यादा लेता हूँ कि आपको परेशानी ना हो, ज़्यादा समझ में ज़्यादा है। सो अब देखो ये वैल्यू, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके रिगार्डिंग हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल जब हम बनाते हैं इसका, तो टेबल जब बनाओगे आपका, तो ये मैं टेबल जल्दी से लिख देता हूँ। ठीक है, ये इधर वैल्यू x की और यहाँ में y की वैल्यू, y का वैल्यू मतलब ये पूरा। तो जब यहाँ पे -2 लोगे तो इसमें 6 आएगा, ठीक है। -1 लोगे तो 0 होगा, इसका 0 लोगे तो 4 माइनस का 4 होगा। जब आप 1 लोगे तो माइनस का 6 आएगा, 2 लोगे तो माइनस का 6 आएगा, उसके बाद 3 लोगे तो माइनस का 4 आएगा, और 4 लेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से और जब 5 लोगे तो और 6 आएगा। इतना तो पॉइंट बहुत ज़्यादा है अपने पास ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ बनाने के लिए 3 पॉइंट भी काफ़ी होता है, लेकिन हमने यहाँ पे ले लिया इतनी सी वैल्यू। अब आप इसको एक ग्राफ पे बनाओ। तो जब आप ग्राफ पे इसे बनाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर y, ये माइनस का y, माइनस का x और x, ओके। अब देखो -2 और 6, -2 और 6 अब मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, हम एक रफ फिगर ले रहे हैं, सिर्फ ग्राफ बनाए। -2 और 6 मतलब y तो पॉजिटिव में, मतलब इधर है पॉजिटिव, 6 मान लेते हैं, और माइनस का 2 हमारा ये है, ठीक। तो ये पॉइंट रहा होगा, पॉइंट, ठीक है। इस तरह से -1 और 0, -1 और 0, -1 0 का मतलब -1 और 0 का मतलब -1 तो इधर है x,
और 0 वाई किस पे होता है, इसी पे होता है, तो मतलब -1 और 0 ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, समझ में आया। फिर जब आप 0 ले रहे हैं, वाई का वैल्यू 0 ले रहे हैं, वाई की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो वाई 4 मिल रहा है, तो मतलब एक्स की वैल्यू 0 किस पे होता है, वाई पे होता है, तो मतलब यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो मतलब -4 0 और -4 ये रहा होगा, समझ में आया। फिर जब आप वाई की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या मिल रहा है, सॉरी एक्स की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो इसका वाई की वैल्यू -6 मिल रहा है, -6 मतलब नीचे और आएगा, नीचे ये और नीचे आएगा, ठीक है, और नीचे आएगा ये। तो डेट मीन्स जब आप इसका ग्राफ और प्लॉट करोगे, तो मैं इस पर टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करूँगा, मैं इसका जब ग्राफ आप ऐसे मिलाओगे ना, तो आपको ऐसे जाते हुए दिखेगा, ऐसे मिलेगा, समझ में आया, ऐसे आपको ग्राफ मिलेगा। तो डेट मीन्स हमें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है कि हमें दो जगह ये ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को, हमें एक्स और कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। कहाँ, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। डेट मीन्स इसके कितने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होंगे, इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, 2 होंगे। एक तो यहाँ पे होगा जो कि ये वैल्यू कितना है -1, जब x की वैल्यू -1 करेंगे तो y 0 हो जा रहा है, समझ में। और एक यहाँ कट कर रहा है जहाँ की जब 4 रख रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, y की वैल्यू 0 हो जा रहा है। डेट मीन्स दिस वन एंड दिस वन इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। अब देखो, जो अभी हमने देखा था कि जब हम लीनियर इक्वेशंस लेते हैं तो इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। जब आपने क्वाड्रेटिक लिया तो ये इस टाइप का ग्राफ बनता है, इसे हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसे, पैराबोला, समझ में। ये होता है पैराबोला। अब ये पैराबोला का जो साइन है वो ऐसे भी हो सकता है ऊपर की तरफ, और ऐसे भी होता है नीचे की तरफ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपका ए की वैल्यू पे कि ए पॉजिटिव है या ए निगेटिव है, ठीक है। वो ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। सो अब हमने क्या देखा है यहाँ पे, ये भी देख लिया ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि दैट मीन्स अब हमने ये भी तो प्रूव कर दिया ना ज्योमेट्री से कि भैया देखो ग्राफ से भी हमारा यही मिल रहा है। हम अभी तक तो ये बोल रहे थे कि जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसकी सॉल्यूशन होगा, मैक्सिमम सॉल्यूशन उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप एक बात बताओ, ये ग्राफ जब दो जगह ही कट कर रहा है, हम जानते हैं कि ग्राफ जहाँ भी दो जगह, जब जहाँ पे कट करता है और वो जो कटिंग पॉइंट होता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो ग्राफ से भी हमें यही देखने को मिल रहा है, क्या कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जगह कटिंग है, दो जगह कट कर रहा है। किसको, एक्स को, किसको, एक्स को। वैसे तो वाई को कट कर रहा है ये, लेकिन वाई को कट करने से थोड़ी ना होगा, वाई कट करने पे तो वाई का एक्स का वैल्यू ही 0 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन हमें तो y 0 चाहिए। सो डेट मीन्स ये दोनों पॉइंट होगा हमारा क्या, ओके ओके। सो अब हम हमारे जो इतने हमने डिस्कशन किया, इसके ऑब्जर्वेशन पे हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का क्या क्या ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। तो हम केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट। अब देखो केस फर्स्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दो हमारा वैल्यू पॉसिबल होता है, दो जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक। तो इसका मतलब ये यहाँ से केस फर्स्ट है कि फर्स्ट ग्राफ जो हम बना रहे हैं, ये ग्राफ, ये एक्स और वाई ये हम लिखेंगे नहीं, आप समझते हो इतना तो ठीक है, ये 0 0 हो लिया। सो ये हो सकता है कि ग्राफ या तो एक तरफ ही दोनों पॉइंट कट हो जाए, समझ में आए, 2 पॉइंट यहाँ कट हो जाए, ये मान लेते हैं हम ये ए डैश, ए और ए डैश, समझ में। या ऐसा हो सकता है ये ग्राफ कि ऐसे कट हो, यही दो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है इसमें, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ऐसे कट हो। ये यहाँ पे इस टाइप पे ए डैश होगा या यहाँ पे ये ए होगा, समझे। केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में क्या होगा कि ये हमारा ग्राफ होगा, वैल्यू ऐसे पास कर सकता है, जस्ट इसको एक पॉइंट पे ही टच करे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, जहां की क्या हो, ए और ए डैश दोनों कोइंसाइड कर जाए, ये ए और ए डैश क्या करो, दोनों कोइंसाइड कर जाए,
समझ में आया? तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, या इसमें ऐसे ग्राफ बना सकता है, नीचे की ओर बना सकता है, क्योंकि हमें जानते हैं कि पैराबोला का दोनों शेप हो सकता है, ठीक है, या ऐसे ऐसे, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो जाए, यहाँ पे एक पॉइंट, तो डेट मीन्स इसमें जब दो पे टच करेगा तो हम बोलेंगे क्या कि इसकी दो जीरोज होगा, मतलब इस इक्वेशंस के दो सॉल्यूशन निकलेंगे जो कि इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इस एक्स को एक पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक जीरोज होगा। समझ में आया? अब जब केस थर्ड हम देखेंगे तो केस थर्ड में क्या होगा, केस थर्ड ऑब्वियस सी बात है, केस थर्ड क्या होगा, केस थर्ड में ये होगा कि ग्राफ ऐसे निकल जाएगा, टच ही ना करे, या ऐसे ऐसे, ग्राफ को एक्स को टच ही नहीं किया, एक्स को टच नहीं किया, और जब एक्स को कट नहीं किया, इंटरसेक्ट नहीं किया, दैट मीन्स हमारा इसका क्या है, नो सॉल्यूशन, नो जीरोज, नो जीरोज। समझ में आया? इसमें ओनली जीरोज, सिर्फ एक जीरोज होगा, और इसमें टू जीरोज। ओके, तो ये हमारा क्या है, पॉसिबिलिटी बन सकता है हमारा इसमें कि या तो दो वैल्यू होगा, या तो उससे कम होगा, या तो नहीं होगा, दो से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये हमारा ग्राफिकल मीनिंग था। समझ में आया? तो इसे हम अब क्वाड्रेटिक पे इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। अब मैं इसे क्वाड्रेटिक पे देख लेते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक में डिग्री 3 होता है, तो क्या उसके 3 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, क्या उसके 3 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, देखते हैं। हमने एक्सप्रेशन ले लिया y इक्वल टू एक्स की पावर क्यू माइनस का 4x, एक्स की पावर क्यू माइनस का 4x हमने एक्सप्रेशन ले लिया। अब इसमें हम वैल्यू को पुट आउट करते हैं और इसे इसका टेबल बना के हम इसे निकाल लेंगे। समझे? सो देखो, जब इसका वैल्यू आप लिखोगे तो x और आपको y, -2 पे आपको 0 मिलेगा, -1 पे 3 मिलेगा, ठीक है, 0 पे आपको 0 मिलेगा, कि 0 इसमें पुट करो तो ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, 0 पे आपको 0 मिलेगा, 1 पे आपको -3 मिलेगा, और 2 पे आपको 0 मिलेगा। समझ में आया? सर जब आप इसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ आपको क्या कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे इस टाइप से आपका, ये हमने ग्राफ लिया। अब देखो -2 इधर है, उस पर 0 बाई, तो मतलब यही है -2 और 0 वाला पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट इसको मार्क कर लो। फिर इसके बाद आप -1 और 3, -1 हमने हमारा कौन सा है, x है, तो -1 का मतलब ये पॉइंट -1, और उस पर y 3, तो डेट मीन्स ये 3 मान लेते हैं, इधर 3, ठीक है। फिर 0 और 0 मतलब ये पॉइंट, फिर उसके बाद 1 और -3, 1 मतलब ये, और इसका -3, ये y -3 है तो -3 इधर होगा, तो ये। फिर उसके बाद 2 और 0, 2 का मतलब ये हमारा वैल्यू, और उस पर 0, 2 0 y 0, तो डेट मीन्स y तो x पे 0 ही होता है, डेट मीन्स 2 और 0 ये पॉइंट है हमारा। डेट मीन्स ये पॉइंट को मिलाओ आप, तो आपको इस तरह से वैल्यू आपको मिलेगा, मतलब इस तरह से कर्व टाइप का बनेगा। समझ में आया? तो आप देखो इस इक्वेशंस में आप क्या देख पा रहे हो कि आपके x को कितनी बार कट कर रहा है, ये ग्राफ x को 3 बार कट कर रहा है। दिस वन, एक पॉइंट पे यहाँ पे y 0 हो जा रहा है, एक तो ओरिजिन है ही अपना जहाँ से ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये यहाँ तो 0 0 है ही, ओके, और एक वैल्यू यहाँ पे है x का पॉसिबल जहाँ पे y 0 हो जा रहा है। तो आपने ये समझ लिया ना कि किसी इक्वेशंस का जितने डिग्री होते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होता है, उतना ही होता है, उससे कम हो सकता है किसी कोई ऐसा इक्वेशन हो, कोई क्यूबिक इक्वेशन जिसपे कि 2 ही वैल्यू पॉसिबल हो, जिसपे कि आपका y 0 हो जाए, या एक ही वैल्यू पॉसिबल है जिसपे y 0 हो जाए, या कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जिसपे y 0। तो आप हमारा कहने का मतलब ये है कि जितनी डिग्री होगा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इतना ही होगा। ये हमने ग्राफ से भी और इक्वेशन से भी हमने देखा। समझ में आया? अब इसी बात पे मैं आपको एक इससे प्रूफ बता देता हूँ। जैसे मैंने लिख लिया y इक्वल टू एक्स क्यू का जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो ये इस टाइप से बनता है, ये ओरिजिन से पास होते हुए। मैं यहाँ पे मुझे याद है इसलिए मैं बना देता हूँ यहाँ से, ऐसे की ओर ऐसे टेंस करता है 0 की तरफ, और फिर ऐसे निकल जाता है। समझ? तो ये ओरिजिन से पास होता है। तो अब देखो बोलेगा कि सर ये तो इस पर तो डिग्री 3 है, इस पर तो डिग्री 3 है, लेकिन इसकी सोल्यूशन कितना है, इसकी जीरोज कितने आए, सिर्फ 1, वो भी क्या, ये यहाँ पे ओरिजिन से 0 और 0। समझ में आया?
सो हम यह कह सकते हैं कि पावर 3 का मतलब ये नहीं कि 3 इसका वैल्यू होगा ही होगा, उससे कम भी हो सकता है। ओके, सो नाउ अब हम चलते हैं अपने अब आप एनसीईआरटी में देखो फर्स्ट जो चैप्टर था, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इतना काफ़ी था, मैंने बहुत ज़्यादा समझाया। अब इसमें आप एक एक्सरसाइज में 2.1 में एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ ग्राफ देख के आपको उसका बताना है, आप उसे बहुत ईजी है, उसे आप कर लेंगे। हम आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। सो इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।